जो जो मेरे मित्र कॉल में आ रहे हैं साथ ही साथ अपने आप को म्यूट भी करते जाएं। नमस्कार, मैं देवास से वैभव शिंदे। प्रणाम शिंदे जी। भैया हमारे बीच कुछ ही समय में आएंगे, तो आप जब जो जो आ रहे हैं अपना माइक्रोफोन स्टार्टिंग में म्यूट करते जाएं। इसकी आधारशिला ये रहेगी कि इसके बाद हमारे आदरणीय भैया अपना उद्बोधन देंगे। उसके पहले दोनों संस्थाओं का ब्रीफ रोहित सिंह जी द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद आपके जो भी प्रश्न है आप कृपा करके चैट बॉक्स में डालते जाइएगा, और फिर जैसे ही भैया का एक बार संबोधन पूरा होता है तो उसके पश्चात आप सब आपके प्रश्न पूछ सकते हैं, मतलब आपके प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। क्या प्रिंस सिंह इस कॉल में आया? प्रिंस सिंह भैया नमस्ते, मैं आ चुका हूँ। से कुछ ही देर में भैया हमारे समक्ष आने वाले हैं। भाई प्लीज माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। हम सभी के बीच में अभिलाष भैया जी आ चुके हैं, वो ज्वाइन हो चुके हैं। सबके माइक्रोफोन प्लीज म्यूट कर दीजिए। अब सबको पुनः प्रणाम। अभिलाष भैया हमारे बीच आ चुके हैं।
अभिलाष भाई, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी भैया, प्रणाम। नमस्कार। तो सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्ष जी का इस कार्यक्रम में, युवा संवाद कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी को मैं बताना चाहूंगा कि यह युवा संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इसके माध्यम से आपका और उन युवाओं का संपर्क करवाना चाहते हैं जो कुछ समाज के लिए ऑलरेडी कर रहे हैं या भविष्य में कुछ करना चाहते हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक मध्य प्रदेश में देवास, इंदौर, उज्जैन, विदिशा, छतरपुर, जबलपुर से प्रमुखतः हमारे पास लोग आए हैं, और मॉरिशस और आयरलैंड से भी हमारे पास अभी मतलब इस कॉल में लोग हैं जो आपसे चर्चा करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी के बारे में हम सब जानते ही हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी थी, और युवा मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अनेक पदों पर रहते हुए वो आज यहाँ भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद तक पहुंचे हैं। अब मैं मेरे मित्र रोहित सिंह चौहान से अनुरोध करूंगा कि वह दोनों संस्थाओं के बारे में एकदम संक्षेप में सबको बताएं। धन्यवाद जय भैया। आपका भी स्वागत है अभिलाष भैया। यूथ सेंसेशन वेलफेयर सोसाइटी पिछले 5 वर्षों से अन्य राज्यों में और कई क्षेत्रों में कार्य करते आ रही है, जिसमें संगठन के सभी युवा साथी निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से कार्य करते आ रहे हैं। पहला, लोकतंत्र एवं राष्ट्र निर्माण को मजबूत करना। दूसरा, नागरिकों को उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों से अवगत कराना। और तीसरा, आखिरी, युवाओं को स्वस्थ, उच्च शिक्षित और एवं सक्षम कैसे बनाया जा सकता है, इस विषय पे कार्य करते आ रही है। और दूसरी हमारी जो संस्था है, आइडिया ऑफ न्यू मध्य प्रदेश, एक ऐसी संस्था है जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते आ रही है। वर्किंग प्रोफेशनल्स को जोड़ने का कार्य करती आ रही है। वर्तमान में इंडिया ऑफ न्यू मध्य प्रदेश के सदस्य अन्य 8 राज्यों व 13 देशों में फैले हुए हैं। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। अब हम हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि आप आपका उद्बोधन कर हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें, और आपके जो भी प्रश्न इस बीच आते हैं कृपया करके चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। रिपीटेशन ना हो इसमें से कुछ चुनिंदा प्रश्न हम अध्यक्ष जी के समक्ष रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयवर्धन जी, रोहित जी। आपकी आवाज मुझ तक आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी भाई साहब, आ रही है आपकी आवाज। जी। जयवर्धन जी, इसमें लगभग कितने लोग जुड़े होंगे अभी? अभी भी 43 हैं, 43। अच्छा, चलिए। तो जयवर्धन जी और रोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने ये एक युवा संवाद के रूप में इस कार्यक्रम को लिया है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं इस संवाद में। मित्रों, आज जिस तरह की कोरोना महामारी पूरे विश्व के सामने फैली है और जिस तरह का वातावरण आज पूरे विश्व के सामने बना है, मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने अपने घरों में भी पूछा होगा और बातचीत के दौरान हम सबको ध्यान में भी आया होगा कि ऐसा वातावरण और ऐसी परिस्थितियां शायद अभी जो लोग जो भी जीवन यापन कर रहे हैं, इनके जीवन में ऐसा दृश्य आज तक कभी नहीं आया होगा। ये पहली बार इस तरह की स्थिति पूरे वर्ल्ड के सामने निर्मित हुई है। इसलिए भी हम सब लोग क्योंकि पहली बार ऐसी सारी घटनाएं फेस कर रहे हैं और इसीलिए चिंता का विषय भी है। लेकिन फिर भी भारत जिस तरह से इस पूरी महामारी से लड़ रहा है, उस पूरी महामारी पे लड़ने के रूप से हर नागरिक भारत का तैयार भी है और हम अलग अलग स्थानों पर उसका प्रयास भी कर रहे हैं। मित्रों, जो इस तरह की महामारी फैली हुई है, इस महामारी के दौरान यंगस्टर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे कोरोना महामारी के दौरान बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि यदि हम अपने इतिहास को उठाकर देखें या हम पीछे जाकर किसी पलटकर अपने इतिहास को देखते हैं, तो हम हमेशा एक चीज ये पाते हैं कि किसी भी चीज के परिवर्तन का वाहक कोई बना है तो वो नौजवान बना है और युवा बना है। और हमारे लिए गर्व की बात यह भी है कि भारत इसलिए भी सरवाइव कर पा रहा है क्योंकि भारत सबसे बड़ा नौजवान देश है। 65% से ज्यादा आबादी भारत की नौजवानों की है और हम इसलिए अपने आप को युवा देश मानते हैं। और पूरे विश्व के सामने एक अनूठा उदाहरण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है
और मैं इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहूंगा सारे नौजवानों को और इस संवाद में जुड़े हुए हमारे सभी साथियों को। जिस तरह से मुझे जयवर्धन जी ने बताया कि सभी सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। रोहित जी लगातार जिस तरह से काम, उनकी पूरी टीम काम कर रही है। मैं मित्रों, मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चे के अध्यक्ष होने के नाते आपसे कुछ बातें युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए हुए कामों की भी मैं आपको डिस्कशन करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब लोगों ने जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से लगातार लोगों की सेवा करने का जो संकल्प हम सब ने, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और बी डी शर्मा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, इन सब ने हम सब से आग्रह किया था कि कुछ काम हम सब युवा नौजवानों को करने। तो उस तरह से मित्रों, हम सब लोगों ने मुख्यमंत्री केयर फंड और प्रधानमंत्री केयर फंड के नाते लगभग 1,25,000 के आसपास नौजवानों को हम सब लोगों ने और वरिष्ठों से मिलकर लगभग इतने लोगों को उसमें अपना डोनेशन करने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही जो सूखा राशन है और बना हुआ भोजन है, लगभग 1.5 लाख नौजवानों, 1.5 लाख लोगों को युवा मोर्चे के कार्यकर्ता रेगुलर भोजन प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों ने लगभग 15 लाख से ज्यादा सूखा राशन बांटने का काम किया है। अन्य स्टेट्स में जो लोग फंसे हैं, उन सारे स्टेट्स से लोग हमारे पास भी फोन आते हैं। कहीं कोई आज ही सिक्किम से फोन आया था। ऐसे अदर स्टेट से जो लोग आ रहे हैं, जो या जिनके फोन आ रहे हैं या जिनको बुलाना है मध्य प्रदेश में वापस, ऐसे यूथ को लेकर भी युवा मोर्चा काम कर रहा है। लगभग 20 लाख से ज्यादा मास्क हमने अभी तक बांटे हैं। और साथ ही इस समय जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी युवा मोर्चे ने निभाई है, इस समय ब्लड की आवश्यकता लोगों को बहुत मतलब जिनको भी हो रही है उनके लिए ब्लड अवेलेबल नहीं है ब्लड बैंक में। इसलिए लगभग 37,000 लोगों को अभी तक ब्लड प्रोवाइड करने का काम मध्य प्रदेश युवा मोर्चा कर रहा है। इसके साथ ही लगभग 1170 रसोइयां जो रेगुलर प्रदेश भर में चल रही हैं, अलग अलग स्थानों पर हम चला रहे हैं। इसके साथ अन्य बहुत सारे काम हैं। अभी एक हमारा संवाद हुआ था आदरणीय हमारे विनय सहस्त्रबुद्धे जी से, उनका भी आग्रह था और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि फ्री कोचिंग प्रोवाइड करने का, जो ऑनलाइन कोचिंग है उसको प्रोवाइड कराने का काम भी युवा मोर्चा ने प्रारंभ किया है। फेसबुक लाइव के माध्यम से हम यूथ से बात कर रहे हैं और इस तरह की फ्री कोचिंग भी प्रोवाइड कराने का काम युवा मोर्चे की टीम के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे जो भी जरूरतमंद लोग हैं, किसी के घर में दवाई पहुंचानी है, किसी को कहीं कोई समस्या है, उसके पेरेंट्स अकेले हैं, बेटे बाहर रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को मदद करने का हमने काम किया है। साथ ही इस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारी ये है, जो कोरोना वॉरियर्स जिनको कहते हैं, जो योद्धा कोरोना से लड़ रहे हैं, उनके प्रति समाज का एक सम्मान का वातावरण बने, समाज उनको सम्मान की दृष्टि से उनका आदर करे और उनकी कही हुई बातों का अनुसरण करे और पालन करे। इस दृष्टि से उनका सम्मान करना भी हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 15,000 से ज्यादा कोरोना जो योद्धा हैं उनका सम्मान करने का कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर किया है। कुल मिलाकर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका, और जैसा जयवर्धन जी ने मुझे कहा था कि युवा और वर्तमान परिदृश्य में उसकी अपनी भूमिका, और साथ में मुझे लगता है सकारात्मक भूमिका, इसलिए हम इस दिशा की तरफ अभी काम कर रहे हैं। आप सब लोगों से भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब भी अलग अलग स्थानों पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर वर्तमान समय में जो एक बात कही जाती है कि धैर्य जो सबसे ज्यादा नौजवानों को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में भी में ही धैर्य का परीक्षण होता है। और वो धैर्य इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस कर रहा होगा नौजवान इस समय, तो घर से बाहर निकलने की आवश्यकता महसूस कर रहा होगा। उसको लग रहा होगा कि कैसे मैं घर से बाहर निकल जाऊं, कैसे मैं घूमने चला जाऊं, कैसे मैं अपने दोस्तों से मिलने चला जाऊं। कुल मिलाकर इस समय इस विपरीत परिस्थिति में नौजवान ही ऐसा है जो लोगों को जागरूक कर सकता है और अपने आप को भी कंट्रोल करके घर में रख सकता है। क्योंकि हम सब ने सुना है, इतने दिन से हम देख रहे हैं कि कोरोना से लड़ने का सिर्फ एक तरीका है कि स्टे होम। आप घर पर रुकेंगे तो ही आप कोरोना से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। यदि आप बाहर निकलेंगे तो आप कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे, कोरोना से नहीं जीत पाएंगे।
इसलिए वर्तमान परिदृश्य में युवा अपनी भूमिका और सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करे और अपने लोगों की मदद करे, सहयोग करे। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी कुछ दिन पहले फेसबुक लाइव किया था। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने बूथों में लगभग 2 करोड़ लोगों को भोजन अब तक करा चुके हैं। ऐसी परिस्थिति है कि 2 करोड़ लोगों को तक सुविधाएं और उनकी व्यवस्थाएं पहुंचाने का काम, जो ये गवर्नमेंट का काम अकेला नहीं, हम ये सोचें कि ये गवर्नमेंट करेगी या गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से जितनी उनकी क्षमताएं हैं वो अपना काम करेगी। आप एक चीज और आपने देखी होगी, इतने दिनों में भारत ही सरवाइव कर पा रहा है इस पूरी कोरोना की लड़ाई में, क्योंकि भारत के अंदर जो हमारी पुरातन संस्कृति है, हमारे पुराने जो संस्कार हैं जो पूर्वजों ने हमको दिए थे कि हम खुद अपने लिए तो जिए, अपने साथ साथ अपनों के लिए भी जिए। और अपने वो हैं जो आज भी परेशान हैं या किसी चीज से पीड़ित हैं, उनकी मदद करने का काम यदि कहीं हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भारत के अंदर हो रहा है। आपके सामने भी एक कई घटनाएं आ रही होंगी। मेरे साथ के एक कुछ मेरे मित्र हैं, वो बाहर विदेशों में रहते हैं। मित्रों, वो मुझसे लगातार, उनकी हफ्ते में 2-3 दिन में बात होती है। वो लगातार मुझसे एक ही बात कहते हैं कि मेरी इच्छा ये है कि कब ये लॉकडाउन खत्म हो और कब हम भारत लौट कर चलें, क्योंकि भारत के अंदर जो संस्कृति है, भारत के अंदर जो संस्कार हैं, जिसके कारण भारत कोरोना से लड़ रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास हमको दिलाया है कि भारत कोरोना से लड़ेगा ही नहीं बल्कि जीतकर भी हम वापस आएंगे, इस पूरे अभियान में हम अपनी कैसी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के समय हम कोई कुछ चीजें सीख सकते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, कोई अच्छा जो चीजें हमने हमेशा देखी होगी। मैं अपनी व्यक्तिगत आपको एक बात बताता हूं, मैं हमेशा ये सोचता था कि इस काम को करने के लिए मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो इतना बिजी हो गया हूं, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे ये काम करना था, करना चाहिए। लेकिन मित्रों, इस समय हम टोटल फ्री हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, घर के अंदर रहना है, सेवा का कार्य करना है, बाकी मैक्सिमम टाइम हमको घर में बिताना है। इसलिए इस समय हम कोई एक ऐसा काम जो आपके जीवन में छूट गया हो, हम चाहते थे कि वो काम होना चाहिए था लेकिन वो काम नहीं हो पाया, वो काम करने का ये समय है। ये समय हमें मिला है, इस समय का हम सदुपयोग करें, यही मेरा आप सबसे आग्रह और निवेदन है। इस पूरी संस्था को, जो पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो संस्था काम कर रही है, लोगों की मदद कर रही है, हमारे सारे दोस्त इस पूरे काम में पूरे ताकत के साथ लगे हैं। मैं पूरी टीम को अपनी ओर से और मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा परिवार की ओर से आप सब साथियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और आप सबसे अपेक्षा भी करता हूं कि हम इसी तरह से ताकत के साथ फिर से अपने देश के लिए लड़ें, अपने लोगों के लिए लड़ें, अपने लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दें। यही मेरा आप सबसे आग्रह और निवेदन है। लोगों से दूरी बनाए रखें और अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपके इस ऊर्जा से युक्त भाषण से निश्चित ही हम सब युवाओं में जो इस मीटिंग में उपलब्ध है, इन सबके मन में एक बहुत ही नव ऊर्जा का संचार होगा और वो और ऊर्जा और स्फूर्ता के साथ अपने कार्य में लगेंगे, यह उम्मीद है। भैया, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस मीटिंग के बाद जो इस मीटिंग में हमसे जुड़े हैं, कुल मिला के 12 जिलों के लोग और 2 देशों के लोग हमारे बीच आ चुके हैं, तो हम इनको भी आपस में जोड़ देंगे ताकि किसी को किसी और जिले में भी कोई कार्य हो रहा है तो आपस में भी एक तरह से जुड़ के कार्य कर पाए। ये भी हम इस मीटिंग के बाद करेंगे। अब भैया कुछ प्रश्न आए हैं, मैं रोहित सिंह चौहान से निवेदन करूंगा कि आप भैया के समक्ष वो प्रश्न रखें। रोहित। रोहित, आप तक आवाज आ रही है? हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ रोहित। हाँ जी अभी आ रही, थोड़ी कट रही है आपकी आवाज बस। पहला प्रश्न तुषार सोनी जी का है, हार्ट पिपलिया से, और ये पूछ रहे हैं कि क्या युवा मोर्चा एक ऐसा अभियान चलाएगा जो यूथ को पर्यावरण व सनातन संस्कृति के बारे में जागरूक करने का कार्य करे? जी मैं सुन नहीं पाया, क्या नाम है उनका?
तुषार सोनी जी हार्ट पिपलिया से। हाँ तुषार जी, देखिए, मध्य प्रदेश युवा मोर्चा इस तरह के अभियान बीच बीच में हमेशा चलाता भी रहता है। और जो आपने बात की है, प्लांटेशन की बात की है ना, पर्यावरण जी। के लिए, तो जी। कुल मिलाकर तुषार जी जो आपने जो बात कही है उस दिशा पर हम काम करते भी हैं। और जुलाई मंथ में लगभग युवा मोर्चा इस अभियान को हमेशा करता आया है। आपको ध्यान होगा कि नर्मदा सेवा यात्रा एक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के समय निकली थी। उसमें बहुत सारे वृक्षारोपण का अभियान चला था। उसमें युवा मोर्चे ने भी अपनी बहुत पॉजिटिव भूमिका निभाई थी। हर जिले के अंदर हम इस तरह के काम करते हैं। दूसरा, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों से जोड़ने के ऊपर युवा मोर्चा कई अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलाता रहता है। तो आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम चलाएंगे। आपका भी यदि कोई सुझाव मुझे प्राप्त होगा, आप जयवर्धन जी को बताइएगा कि आप किस तरह का प्रोग्राम चाहते हैं। हो सकता है आपके द्वारा कही हुई बात को हम अपने युवा मोर्चे की टीम पे हम उसको फॉलो करें और कोई कार्यक्रम हम उस तरह का डिजाइन कर सकते हैं। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, दूसरा प्रश्न कुलभूषण यादव जी का है, ये भोपाल से हैं। ये पूछ रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप को लेकर कई प्रश्न उठाए जा रहे हैं, आपका इस विषय पर क्या कहना है? क्या नाम बताया आपने? कुलभूषण यादव जी, भोपाल से। देखिए कुलभूषण जी, आरोग्य सेतु को लेकर कुछ लोगों ने प्रश्न उठाए थे और अभी राहुल गांधी ने भी जो बात कही थी कि इसमें डेटा चोरी करने की बात कही जा रही है। आरोग्य सेतु एक ऐसा ऐप है जो अभी तक के ऐपों में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप, जिसका नाम आरोग्य सेतु है। आज से 7-8-10 दिन पहले की बात मैं बताऊं कि 14 दिन के अंदर आरोग्य सेतु जब कैलकुलेट किया गया, 14 दिन में 5 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया। अब उसकी संख्या बढ़ के 9 करोड़ के आसपास पहुंच गई। लेकिन आरोग्य सेतु के बारे में वही लोग बातें ऐसी कर रहे हैं जो पॉलिटिकल एंगल से आरोग्य सेतु को देख रहे हैं। आरोग्य सेतु बहुत कारगर है, लोगों की बहुत मदद कर रहा है। और जो भी लोग इसको आरोग्य सेतु के बारे में जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल प्रश्न है। इसलिए आरोग्य सेतु सेफ है और आरोग्य सेतु बहुत ही लोगों की मदद करने वाला एक ऐसा ऐप पहली बार जो देखने को हमको मिलता है। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, विकास जैन जी हैं विदिशा से। इनका प्रश्न है, छात्र राजनीति ने कई अच्छे नेता इस देश को दिए हैं, क्या आपके अनुसार छात्र संघ के चुनाव जैसे पहले होते थे वैसे किए जाने चाहिए? देखिए, छात्र राजनीति, नो डाउट कि छात्र राजनीति प्राथमिक पाठशाला है किसी भी पॉलिटिकल फील्ड की। हम सब लोग भी छात्र संगठनों से निकले हैं और हम सब लोग भी चुनाव लड़कर यहाँ तक आए हैं। मुझे ध्यान है जब मैं 2000 में इलेक्शन फाइट कर रहा था, तब हम डायरेक्ट प्रोसेस के साथ चुनाव लड़ने की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन दिग्विजय सिंह ने उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बनाने का काम किया था, जिसमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग समिति, सोसाइटीज के रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाते थे। ये सारा इलेक्शन डायरेक्ट प्रोसेस पर ही होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही कई चीजें हमको ये ध्यान रखनी चाहिए कि कई जगह हिंसात्मक गतिविधियां जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर जो हाथ डालते हैं, उसके कारण वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स गंदी होती चली जाती है। हम कैंपस के अंदर देखते हैं, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो कैंपस के अंदर वर्किंग करने के लिए, जैसे हमारे विचार में हमारा संगठन जिसको हम हमारे विचार परिवार का संगठन है, ABVP, जिसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहते हैं, वो छात्र संघ चुनाव लड़ना उसका नेचर भी है और उसकी फील्ड भी है। लेकिन जब हम कांग्रेस के NSUI को देखते हैं, जिसको कांग्रेस का जो NSUI का जो संगठन है, उसमें कभी NSUI काम नहीं करती। उसमें कांग्रेस डायरेक्ट कैंपस के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण चुनाव खराब हो जाता है। आपको ध्यान होगा जब आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी हमारे मिनिस्टर थे, तब उन्होंने इस बात को कहा था कि छात्र संघ चुनाव बहुत नेसेसरी है कैंपस की लीडरशिप के लिए। और लीडरशिप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जरूरी नहीं है, समाज के हर क्षेत्र में समाज के हर क्षेत्र में लीडरशिप की जरूरत है और वो कैंपस से ही निकलती है।
नो डाउट मेरी भी ये व्यक्तिगत रूप से मेरी ये मंशा है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और डायरेक्ट प्रोसेस से ही इलेक्शन होने चाहिए। जी धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब ये गौरव सिंह का है, ये इंदौर से है क्वेश्चन इनका। भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय युवक कांग्रेस के कार्य प्रणाली में आप मुख्य अंतर क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय कांग्रेस की जो यूथ विंग है उसमें बहुत सारे अंतर हैं। उनका अंतर ये है कि सबसे पहला अंतर हमारी आइडियोलॉजी का है, हमारे विचार का है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नेशन फर्स्ट का रूल है। हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, हम व्यक्तिवादी लोग नहीं है। लेकिन कांग्रेस व्यक्तियों की पार्टी है, कांग्रेस संगठन नहीं है। कांग्रेस का कोई ढांचा संगठनात्मक नहीं है, वहां एक राजनीतिक, एक परिवार की पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं कि हम कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। इसलिए कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वर्किंग हमारी बहुत डिफरेंट है। हम काम संगठन के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए करते हैं। कांग्रेस काम, कांग्रेस की यूथ विंग काम अपने लीडर के लिए करती है। लीडर उसका ऑलवेज राइट होता है, जो उसका लीडर कहेगा वो काम करता है। दूसरा, हमारी जो निर्णय की प्रक्रिया है, निर्णय की प्रक्रिया किसी भी संगठन और किसी भी व्यक्ति के बारे में, यदि आपको कभी जीवन में किसी का अनुभव करना है या किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेनी है या किसी के बारे में परसेप्शन बनाना है, आप उसके निर्णय करने की प्रोसेस से आप उसका परसेप्शन डेवलप कर सकते हैं। हमारे यहाँ निर्णय की प्रक्रिया मत अनेक पर निर्णय एक है। सामूहिकता हमारे निर्णय का हिस्सा है। लोगों से, अलग अलग लोगों से बातचीत करके निर्णय करना हमारी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं। कांग्रेस में तो जो उनके लीडर ने कहा वही उनका निर्णय है। हमारे यहाँ ये बात नहीं है। यदि हमारे यहाँ कोई सीनियर लीडर भी यदि कोई अपनी बात रखते हैं और यदि जूनियर ने कोई अच्छा सुझाव दिया है तो निश्चित तौर पर उसकी स्वीकार करते हैं। हमारे निर्णय की प्रक्रिया है। इसलिए हमारे कार्य पद्धति, हमारे कार्य करने की शैली, हमारे निर्णय की क्षमता, हमारा जो आइडियोलॉजी है, इन सारी चीजों में बहुत सारे अंतर हैं। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग दिखाई देती है। जी धन्यवाद भैया। भैया एक ये प्रश्न रितेश जी का है रायसन से। संगठन में कैसे, रितेश, संगठन में रहकर कैसे उसकी गुटबाजी से दूर रहकर कार्य किया जा सकता है? रितेश ना? जी रितेश जी हैं रायसन जिले से। देखिए रितेश जी, मैं तो ये मानता हूं कि जब भी हम अपने यूथ पॉलिटिक्स के अंदर काम करते हैं, यूथ पॉलिटिक्स में काम करने वाले किसी भी यूथ लीडर को कभी भी व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए। खासकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करने वाले जो नौजवान हैं, उनको तो कभी भी व्यक्तिवादी रूप से काम नहीं करना चाहिए। आप किसी भी लीडर को आप देखेंगे जिसने कभी ग्रोथ की है या कोई बहुत आगे बढ़ा है, वो कभी व्यक्तियों के पीछे नहीं चला है, विचार के पीछे चला है। हमारा विचार जो है, आज भी हम अपने स्टेज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि वो व्यक्ति नहीं है, वो विचार है। इसलिए जो लोग किसी व्यक्ति के पीछे चलते हैं या गुटबाजी में फंस जाते हैं, वो लोग कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। लीडर की पहचान ही ये है कि लीडर के सोचने का जो दायरा है, देखने का दायरा है, करने का दायरा है, वो बहुत विस्तृत होना चाहिए। लीडर वो होता है जो अपने आसपास के सारे परिदृश्य को सोचकर, समझकर और आगे बढ़ने का निर्णय करता है, वो लीडर है। लीडर वो नहीं है कि ये फलाने नेताजी हैं, इनके पीछे जो इनने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है, इनके पीछे लगे रहो और जिंदाबाद मुर्दाबाद 24 घंटे वहीं वहीं करते रहो। लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी कही हुई बातों को यदि हम उनको फॉलो करते हैं तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन आंख बंद कर कर गुटबाजी के साथ वर्किंग करने वाला व्यक्ति कभी भी पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ता। ये बात उसी तरह से स्पष्ट है कि जिस तरह से पीछे लगे आदमी से लोगों के मन में
बहुत दिनों के बाद निराशा उत्पन्न होती है। और आप देखते होंगे कि जो लोग बहुत ज्यादा पीछे लगकर काम करते हैं वो आगे कभी नहीं बढ़ते। इसलिए गुटबाजी से ऊपर उठकर ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए सबसे अच्छा है। ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब ये प्रिंस सिंह जी का क्वेश्चन है, ये आयरलैंड से हैं। इन्होंने पूछा है कोरोना से सफल लड़ाई के लिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत के युवाओं को कोरोना संकट के बाद क्या मतलब कोरोना संकट के बाद क्या रहेगा? देखिए, भारत निश्चित तौर पर भारत की जो इकोनॉमी बेस्ड है वो एग्रीकल्चर पे है। और भारत के अंदर हम इसलिए भी सरवाइव कर पा रहे हैं। अन्य कंट्रीज आप देख रहे होंगे, बहुत सारी कंट्रीज लॉकडाउन भी प्रॉपर नहीं कर पा रही है, लेकिन भारत के अंदर लॉकडाउन हुआ है। और जो यूथ के सामने आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, वो निश्चित तौर पर भारत के अंदर जो युवा है वो सुरक्षित है। भारत का नौजवान अपने देश के नेतृत्व की बात सुन रहा है। और आप जिस कंट्री में रहते होंगे वहां आप देख रहे होंगे कि इस तरह का लॉकडाउन, मुझे नहीं लगता कि भारत के अलावा और कहीं पर भी इस तरह का लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। उन कंट्रीज पे लॉकडाउन हो रहा है जिन कंट्रीज ने बहुत स्ट्रिक्ट कोई ऐसा कानून बना के रखा है कि लॉकडाउन आप तोड़ोगे तो इतना फाइन करेंगे, गोली मार देंगे, ये करेंगे। ये सारी चीजें हम देखने को हमको मिलती हैं। कुल मिलाकर आने वाले समय में भारत के नौजवान के सामने चुनौतियां तो निश्चित तौर पर हैं। आने वाले समय में जिस तरह का वातावरण अभी वर्तमान में बना है, उसमें नौजवान आने वाले समय में देश के साथ खड़ा दिखेगा। तो मुझे लगता है कि देश के नौजवान भी आगे बढ़ेंगे। और कोरोना से जब लॉकडाउन खत्म होगा तब उसके बाद युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका उस समय बढ़ेगी, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमारी चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद कई ऐसे केसेस हैं जो आज भी छिपे हुए हैं, जिनकी जांच नहीं हुई है, वो सारे मार्केट में आएंगे। मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बाद देश के नौजवानों की जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ने वाली है। जी धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब एक ये प्रतीक राजावत जी का क्वेश्चन है हाटपिपलिया से, जिस तरह मजदूर विस्थापित हो रहे हैं, आगे जब प्रोडक्शन वापस चालू होगा तो बिना मजदूरों के काम कैसे होगा? देखिए प्रतीक जी, मजदूर चूंकि कई जो अलग अलग स्थानों पे फंसे हुए थे, हम सब ने भी देखा है। और ये हम सब के लिए बहुत दुखद घटना भी थी कि मजदूर हजारों किलोमीटरों से अलग अलग स्थानों से लोग पैदल चल के अपने घर पर पहुंचे थे। मुझे ध्यान है कि मध्य प्रदेश चूंकि सेंटर पॉइंट है, इसलिए मध्य प्रदेश का जो नीमच है, झाबुआ है, यहाँ छिंदवाड़ा है, बुरहानपुर है, बालाघाट है, हमारा सिंगरौली है, सीधी है, इस तरह के बेल्ट, जो अनूपपुर का बेल्ट है, ऐसे जो बेल्ट हैं हमारे, जो चारों तरफ से लोगों को, स्टेट्स को जोड़ते थे, उन अलग अलग स्टेट से लोग पैदल चलकर मजदूर घर की तरफ पहुंचे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश सरकार भी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। क्योंकि लॉकडाउन कब हटेगा, कब तक चलेगा, देश की परिस्थिति क्या रहेगी, इसलिए मजदूरों को उनके घर तक भेजा गया है। नो डाउट जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा या लॉकडाउन समाप्त होगा, उसके बाद ये मजदूर फिर से अपने अपने स्थानों पे काम करने के लिए पहुंचेंगे। और जैसे ही हमारी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या हमारी कंपनीज जो काम करना फिर से स्टार्ट करेंगी, जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, मजदूरों को फिर से वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार या खुद उनके जो ऑनर है उनके माध्यम से किया जाएगा। और वो मजदूर फिर से पहुंचेंगे अपने अपने स्थानों पर। धन्यवाद भैया। भैया ये आखिरी क्वेश्चन है, ये सविता तिवारी जी का है, ये जर्नलिस्ट है मॉरिशस से। ये पूछ रही हैं एमपी से ज्यादा खेती तो मॉरिशस में होती है, एमपी के युवाओं का रुझान खेती की तरफ कैसे लाएं? देखिए, मॉरिशस में निश्चित तौर पर खेती होती है। मध्य प्रदेश के नौजवान जो हैं, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने खेती को फायदे का धंधा बनाने का प्रयास शुरू किया था, लेकिन बहुत दुर्भाग्य था हमारा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। और कांग्रेस की सरकार ने खेती के नाम पर जिस तरह का ध्यान न देकर मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार से भटकने का काम भी कराया है। मध्य प्रदेश की सरकार कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी सब्सिडियां प्रोवाइड करने का काम करती है। हाल ही में अभी हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी बहुत बड़ा बजट कृषि के क्षेत्र में अलॉट करने का काम भी किया है।
और मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश का नौजवान किसान जो है वो तो ठीक है, जो नहीं है वो भी अलग अलग तरीके से खेती के जो नए तरीके हैं उन तरीकों पर कहीं ना कहीं रोजगार को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। अभी हम सब ने देखा कि पॉली हाउस जो लगाए जा रहे हैं उनमें सरकार की तरफ से बड़ी सब्सिडी देने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। ऐसे ही एग्रीकल्चर लैंड के लिए अलग अलग तरह से लोन प्रोवाइड करने का काम किया गया है। मध्य प्रदेश पे 0 ब्याज दर पे किसानों को लोन देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के अंदर यूथ का रुझान खेती की तरफ बढ़े, इस दिशा पर मध्य प्रदेश सरकार बहुत सारे ऐसे काम कर रही है। जो किसान है उनके बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा, अन्य प्रकार की सुविधाएं भी सरकार कराती है। मुझे लगता है कि नौजवानों का रुझान अब खेती की तरफ ज्यादा बढ़ेगा। और लॉकडाउन के बाद मैं ये नहीं मानता कि बहुत सारा नौजवान अब मध्य प्रदेश से बाहर भी जाएगा, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि मध्य प्रदेश में पढ़ने के बाद लोग मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बाहर भागते थे। कई लोगों के घरों में बहुत अच्छी खेतियां हैं, लेकिन वो जॉब के लिए बाहर जाते थे। मुझे लगता है इस लॉकडाउन के बाद, क्योंकि इस लॉकडाउन के अंदर सबसे ज्यादा सर्वाइव वही व्यक्ति कर पा रहा है जिसकी खुद की खेती है या खेती कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि युवा का रुझान अब अपने खेती की तरफ बढ़ेगा और वो एग्रीकल्चर की तरफ अपने आप को जरूर शिफ्ट करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे पास अभी भैया और अलग अलग लोगों से आए हुए हैं। मतलब आपके भाषण से सबके मन में इतना संचार आया है कि आप जरूर निश्चित रूप से उनकी बात आप सुनेंगे और इन सुझावों का अमल होगा, यही सबकी आकांक्षा है। ये 15 लोगों के जो प्रश्न है ये भी हम भैया तक पहुंचा देंगे। अलग अलग वैरायटी के प्रश्न है, ये भी आप तक पहुंचना जरूरी है। जैसे वैभव शिंदे जी का है, विनोद कुचेरिया जी का है, आदित्य जी का है, सागर जी का है, निगम जी का है, और सब अलग अलग प्रांतों से आते हैं और सबने अपने प्रांत स्पेसिफिक प्रश्न पूछे हैं। तो भैया ये भी हम आप तक पहुंचा देंगे। और भैया मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपने अपने इतने मुश्किल समय से समय निकाला आज के संवाद के लिए। और ये बहुत जरूरी होता है भैया कि युवाओं को, ऐसे युवाओं का मार्गदर्शन मिलता रहे जो अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं हमारी टीम आज बस यही सोच के इस कॉल का अंत करेगी कि हाँ जी भैया। जयवर्धन, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मास्क है। मैं अपने घर पर बैठा हूं, लेकिन ये मास्क लगाकर मैं इस मीटिंग में इसलिए आया हूं क्योंकि इसका भी एक संदेश ये है कि मास्क बहुत जरूरी है। अभी हम सब ने एक कार्यक्रम किया था, आप सबको ध्यान होगा और आप सब उससे जुड़े भी थे, सेल्फी विथ मास्क। वो कार्यक्रम पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा तेजी से चला था और उसमें बड़े बड़े लीडर्स उसको कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, कई स्टेट्स के मुख्यमंत्री और पीएम ने भी उसको कार्यक्रम को फॉलो किया। कुल मिलाकर मेरा ये लक्ष्य उद्देश्य है कि आप लोग जब भी अगली बार अपनी मीटिंग्स करें तो आप डेफिनेटली इस तरह के मास्क का उपयोग आप जरूर करें। ये एक मैसेज है जो लोगों तक, मास्क के हमारा जीवन यापन करना आज की डेट में संभव नहीं है, इसलिए मास्क ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें। ये भी मेरा आप सभी नौजवानों से ये निवेदन और ये आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैंने देखा अभी वीडियो में तो खाली एक भाई है 4B7F4165 नाम से, इन्होंने गले में मास्क टांग के रखा है। तो मतलब जाहिर सी बात है, अब हम सबको ध्यान रखना है इस बात का। हम युवा हैं, हम जो करते हैं वही समाज में आगे जाता है, हम ही दिशा देते हैं। तो हम सब स्वस्थ रखें, हमारे आसपास जो भी है उनको मास्क पहनने के लिए हम प्रेरित करें। इसी के साथ भैया मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। इस कॉल में जो जो युवा हमारे साथ जुड़े हैं और उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। आप सबके साथ इस कॉल के पश्चात 2 से 3 घंटे में एक एक्सेल शीट शेयर कर दी जाएगी। उसमें आपको और कुछ भी प्रश्न लगता है आपका तो ऊपर संगठन, भारतीय युवा मोर्चा संगठन तक जाना चाहिए, आप बिल्कुल दीजिएगा। अगर उसमें कुछ भी अच्छा चीज होगी, कुछ अच्छा सुझाव होगा, हम निश्चित रूप से भैया तक उसको ले जाएंगे। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।